देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिन मौज़ूआत का इंतखाब किया है वो हैं पेन मैनेजमेंट, ड्राई नीडलिंग और इसके साथ साथ हम बात करेंगे मैनुअल थेरेपी के मुतालिक। और इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर उमर फयाज़ खान, सीनियर मैनुअल थेरेपिस्ट, डॉक्टर उमर पेन रिलीफ क्लिनिक कराची। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यासिर। कैसे हैं आप सर? खैरियत से? ठीक हूँ, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि मैनुअल थेरेपी या पेन मैनेजमेंट, अगर इनकी बात की जाए तो एक आम फहम शख्स कैसे समझ सकता है कि पेन मैनेजमेंट क्या है और मैनुअल थेरेपी का इसमें क्या रोल है? ऐसा है यासिर कि पेन मैनेजमेंट दो तरह से होती है। एक जो हमारे MBBS डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन वो पेन मैनेजमेंट थ्रू मेडिकेशन होती है, जिसमें इंजेक्शंस भी लगते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस लगते हैं, मेडिकेशंस होती हैं। हमारा जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो प्योरली नॉन मेडिकेटेड होता है और उसमें मैनुअल थेरेपी की डिफरेंट जो डिसिप्लिन है उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें ड्राई नीडलिंग है, काइनेसियोटेपिंग है, मैनिपुलेशंस होती है, मोबिलाइजेशन ऑफ स्पाइन एंड जॉइंट्स, और इसी तरह से मायोफेशियल होता है, कपिंग थेरेपी का भी कुछ केसेस में यूज़ होता है। तो हमारा जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो टोटली नॉन मेडिकेटेड है और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स उसके बहुत अच्छे हैं। इवन के बहुत सारी कंडीशंस में ऑन द स्पॉट पेशेंट को 50 to 60% रिलीफ मिलता है, चाहे वो 5-6 साल पुराना पेन हो, नेक का या बैक का या शोल्डर का कोई इशू हो। तो ये होती है हमारी मैनुअल थेरेपी की प्रैक्टिस और फॉलो अप बाय एक्सरसाइजेज, जो कि हम पेशेंट्स को फिर घर के लिए समझाते हैं ताकि वो अपने वीक मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब साथ साथ ये पूछना चाहेंगे कि अभी आपने बात की कपिंग थेरेपी की, तो अक्सर लोग तो ये भी कहते हैं कि जी कपिंग थेरेपी जो है वो एक बिल्कुल ही अलहदा फील्ड है। तो आया फिजियोथेरेपिस्ट को ये लाइक उसके अब निसाब में ये बात शामिल है या अलहदा से फिर उसकी स्पेशलाइजेशन करता है? नहीं, उसकी अलहदा से स्पेशलाइजेशन होती है यहाँ से, और मैं ख़ुद लाइक सर्टिफाइड हूँ उसमें। मैंने डिप्लोमा किया है दारुल उलूम कराची से, और उनका जो इंस्टीट्यूट है हाइस हिरा इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग साइंसेस, वो सिम टेक्निकल बोर्ड से एफिलिएटेड है और वो 3 मंथ्स का कपिंग थेरेपी का एक प्रॉपर डिप्लोमा कराते हैं। ओके। तो आई एम दैट डिप्लोमा होल्डर अल्हम्दुलिल्लाह। और कपिंग का यूज़ मैं ये नहीं कहता कि कपिंग से ही पेन मैनेजमेंट होती है। कपिंग में अपनी प्रैक्टिस में अगर मैं कहूँ तो मैं कपिंग का जो यूज़ है मेरी प्रैक्टिस में वो ये है, मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं जिनकी बैक पेन की कंप्लेन होती है और बहुत क्रॉनिक हिस्ट्री होती है। वो बताते हैं कि 8 या 10 साल से वो तकलीफ में, उन 10 सालों में यहाँ से उसने बेइंतहा पेन किलर मेडिसिन यूज़ की होती हैं और वो इतनी सारी पेन किलर्स मेडिसिन जो उसने ली हैं 10 साल तक, वो मेडिसिन अच्छा खासा टॉक्सिन उसकी बॉडी में छोड़ देती है। ऐसे ही तो मैं जब अपना काम कंप्लीट कर लेता हूँ और पेशेंट से ट्रीटमेंट करके उसके मसल्स को भी ओके कर देता हूँ, उसकी स्पाइन की मोबिलिटी इंप्रूव कर देता हूँ, हर चीज़ ओके करने के बाद भी पेशेंट को एक अच्छी फ्रेश फीलिंग नहीं आती बिकॉज ऑफ दोज टॉक्सिन्स जो उसकी बॉडी में उन मेडिसिन की वजह से रह जाते हैं। तो फिर लास्ट में मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप एक सेशन कपिंग करें, क्योंकि कपिंग का बेसिकली जो फंक्शन है वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड है। तो एक सेशन कपिंग का जब हम करते हैं और वो टॉक्सिन्स भी रिमूव होता है तो पेशेंट को
सही मायनों में जो हमारे ट्रीटमेंट्स हैं उसकी रिलीफ का भी अंदाज़ा होता है और एक बहुत हल्कापन और फ्रेश फीलिंग में मतलब उसको फील होती है। जी बिल्कुल। ठीक, अच्छा तो डॉक्टर साहब ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि पेन मैनेजमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो आया इज़ दैट पॉसिबल कि पेशेंट आपके पास बहुत ज़्यादा तकलीफ़ लेकर आया और उसने मतलब पेन मैनेजमेंट करवाई, आपने बेहतर तरीके से उसको ट्रीट किया और वो 60-70% ठीक हो जाता है, तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू फरमाएँ कि अगर वो 70% ठीक होने के बाद फिर से अपनी रूटीन में जाता है और सेशंस को कंटिन्यू नहीं करता और वही चीज़ दोबारा क्रॉनिक होकर दोबारा आपके पास आता है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करते हैं? अव्वल तो ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे साथ जब पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चलता है तो ड्यूरिंग सेशन जो है हम सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते, साथ साथ उनकी काउंसलिंग भी चल रही होती है। थ्रू आउट द सेशन पेशेंट के साथ बातचीत का एक सिलसिला चलता है और उस बातचीत में हम कोई गैर ज़रूरी गपशप नहीं करते। उस दौरान हम उन्हें मुस्तकिल समझा रहे होते हैं कि आपने अपने मसल्स को अच्छा रखने के लिए क्या करना है, आपका सिटिंग पोस्चर कैसे होने चाहिए। और मेरी पर्सनली ये कोशिश होती है कि मेरे पास अगर कोई यंग एडल्ट या 40-50 एज का कोई भी ह्यूमन बींग आता है ट्रीटमेंट के लिए, मैं ट्रीट भी करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं सेकंड या थर्ड सेशन पर उसको कायल कर लूँ कि वो जिम जाना शुरू करे, जिम एक्टिविटीज स्टार्ट करे या उसको स्विमिंग की तरफ लेके जाऊँ, क्योंकि दो ऐसी बेस्ट एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपके मसल्स को आपने अच्छा रखना है। अगर आपका मसल वीक है तो वो बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली उसमें रीअकरेंस होती रहती है, फिर पेन्स की स्पैज़म भी डेवलप होते रहेंगे, क्योंकि वीक मसल है वो ज़्यादा लोड ले नहीं पाता। वो बहुत जल्दी आप उसको अगर आपकी 8 से 10 घंटे की ऑफिस की सिटिंग है, आप कोई जिम एक्टिविटी नहीं करते, आप ऑफिस में 8 घंटे की जॉब करते हैं बैठकर, उसके बाद आप घर चले जाते हैं, वो भी आप मोटरसाइकिल या कार में ड्राइव करके, और कराची जैसे ट्रैफिक में कि आधा घंटा 2 घंटे आपको लगते हैं घर पहुंचने में। घर आप पहुंचे, आपने चेंज किया, खाना खाया और लेट गए। आपने क्या किया? आपने सारा दिन अपने मसल्स को यूज़ किया, लेकिन रिटर्न में आपने मसल को दिया गया। आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की जिसकी ज़रूरत है मसल को, वो मसल की खुराक है बेसिकली। अगर अगर हमें एक दिन खुराक ना मिले तो हमारी क्या हालत होगी? ऐसा ही। तो आपके मसल्स को भी अगर उनकी खुराक नहीं मिलती, जो कि एक्सरसाइजेज हैं और अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, तो आपका मसल दिन ब दिन वीक होता जाता है और फिर वो लोड नहीं ले पाता। तो आपने अपने मसल्स को इम्प्रूव करना है, उसकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव करनी है, ताकि आप 8 घंटे की जो जॉब कर रहे हैं वो लोड आपके मसल सह सकें, वो ख़राब ना हो, वो स्पैज़म में ना जाए और आप नेक और बैक पेन की तकलीफ़ों से बचे रहें। सही। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई पेशेंट इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करता जी, तो उसे आगे चलकर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? इससे देखिए ना, स्टार्ट यहीं से होता है। मस्कुलर स्पैज़म डेवलप होने से क्या होता है कि मसल की लेंथ शॉर्ट हो जाती है, जिससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, और अगर आपका मसल स्टिफ हो गया और वो स्पैज़म में चले गया तो उसके अंडरलाइन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो है आपके लिगामेंट्स हैं, आपकी स्पाइन है, वर्टिब्रास है, फैसेट जॉइंट्स हैं। अगर आपके मसल स्टिफ हो गए तो उसने आपकी स्पाइन की जो वर्टिब्रास के बीच जो मोबिलिटी होती है और जॉइंट्स में मूवमेंट होती है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो गई, वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई। आपका सारा जो मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर है वो सारा डिस्टर्ब हो गया, स्पाइन की मोबिलिटी नहीं रही। अगर आपकी अच्छी मोबाइल स्पाइन नहीं है तो आपकी इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो है वो बहुत जल्द अफेक्ट होना शुरू होती है, और यहीं से फिर बात आगे बढ़ते बढ़ते डिस्क हर्निएशन, डिस्क बल्जिंग तक जाती है एंड फाइनली टुवर्ड्स सर्जरी। ठीक, तो हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी डिस्क बल्जेस हो चुकी होती हैं उनके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको मैनेज करते हैं, उनको समझाते हैं कि इसमें हमारा रोल ये है कि जहाँ जहाँ रिस्ट्रिक्शंस है वो क्लियर करें, और आपका रोल ये है कि आप अपने मसल्स को डेवलप करें। आपका मसल जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो आपकी वीक स्पाइन को सपोर्ट देगा और आप सर्जरी के बगैर एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। ठीक, अच्छा तो डॉक्टर साहब ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि पोस्ट ऑफ सर्जिकल अमूमन लोग जो हैं वो 2 शिकायत ज़रूर करते हुए नज़र आते हैं नॉर्मली। एक तो वो शिकायत करते हैं कि जी हमारा जो मस्कुलर टोन है वो कम हो गया और जिसकी वजह से उसकी पावर्स भी डिक्रीज़ हो गई मसल्स की। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात ये भी प्रॉब्लम्स आते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमारी टांगें नम कर रही हैं, यानी कि सुन्न हो गई हैं या काम नहीं कर रही। तो ये शिकायत क्यों आती है और इसका अजाला कैसे किया जाए? जहाँ तक नमनेस की बात है, ऐसे तो नमनेस तो प्योरली नमनेस इज़ रिलेटेड टू नर्व्स। ठीक है, हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया ये मैंने अपनी 20 साल प्रैक्टिस में जो देखा है, तो उसमें जो एक चीज़ की लैकिंग होती है ना, और उसमें मैं पेशेंट को कसूरवार नहीं ठहराता। न्यूरो सर्जन्स हमारे अच्छे सर्जन्स हैं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे न्यूरो सर्जन हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ कि वो डायसेक्टमी या लेनेमेक्टमी के बाद 1 महीने बाद पेशेंट को ज़रूर हमारे पास एक सेशन के लिए भेजते हैं। ठीक है, आपकी डिस्क बल्ज है बहुत बड़ी, उसने आपकी कॉर्ड को या नर्व रूट को प्रेशराइज किया हुआ है, जिसकी वजह से आप एक शदीद तकलीफ में रहे, आपने उससे जान छुड़ाने के लिए सर्जरी करवाई।
सर्जरी हो गई, डिस्क का जो पोर्शन बाहर आया था वो रिमूव कर दिया, नर्व पे से प्रेशर हट गया, जो रेडिएटिंग पेन था वो ख़त्म, पीछे रह गया मसल्स। ठीक है, अगर आपने सर्जरी से पहले 1 या 1.5 साल पूरा तकलीफ में गुजारा है, तो जिन जिन मसल्स में वो रेफर्ड पेन या रेडिएटिंग पेन गया है, वो मसल बहुत वीक हो गया, वो ग्रेड 4 से ग्रेड 2 में आ चुका है। आपने सर्जरी करके डिस्क तो रिमूव कर दी, नर्व पे से प्रेशर हट गया और आपका रेडिएटिंग पेन खत्म, बट मसल्स में वीकनेस रह गई। वीकनेस भी रह गई, प्लस उसमें नॉट्स डेवलप हो जाती हैं, ट्रिगर पॉइंट्स अक्सर डेवलप हो जाते हैं, स्पैज़म्स होते हैं, वो स्पैज़म रह जाते हैं। अब एक पेशेंट को ये नहीं पता कि मुझे इसके बाद क्या करना है। पेशेंट समझता है कि मैंने ऑपरेशन करवा लिया, बस मसाले ख़त्म, अब ख़त्म। सर्जन को चाहिए, हर न्यूरो सर्जन को चाहिए कि वो पेशेंट को सर्जरी के 1 महीने बाद हमारी तरफ भेजें, ताकि जो रिमेनिंग मसल स्पैज़म्स हैं या मस्कुलर नॉट्स हैं, हम उनको क्लियर करें, मसल की लेंथ पूरी करें, मसल फ्लेक्सिबल हो, पेशेंट को एक्सरसाइजेस टीच करें और वो एक्सरसाइज करके वो अपने मसल की जो कोर स्ट्रेंथ है उसको वापस ग्रेड 2 से ग्रेड 4 में लेके आए, तो एक बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है इस तरह से सर्जरी का। अगर आप सिर्फ ऑपरेट करवा के निकल पड़े काम पे, तो वो बैक हमेशा वीक रहेगी और उसमें बार बार आपको बैक पेन और मस्कुलर पेन की शिकायत आती रहेंगी, यानी इन शॉर्ट। ठीक, डॉक्टर साहब यहीं से गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज चैनल पर। टीआई मार्केटिंग नेटवर्क पेश करते हैं मीरान मॉल। अ प्रोजेक्ट ऑफ बिन सादिक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, मलीर 15 की प्राइम लोकेशन पर। मीरान मॉल घांची और इमाम बख्श मार्केट के साथ। दौरे जदीद की तमाम तर सहूलियात से आरास्ता एक मुकम्मल शॉपिंग मॉल, मीरान मॉल। चंद मनसूख शुदा दुकानें मालिकाना हकूक पर दस्तयाब हैं। 50% अदायगी पर फौरी कब्जा, बकाया जात अपना कारोबार करके अदा करें। फौरी अदायगी, फौरी कब्जा। मीरान मॉल। अदायगी का शेड्यूल आपकी मर्जी के मुताबिक। अपनी दुकान, अपना कारोबार, बेहतरीन रोजगार। मीरान मॉल। गुंजान आबादी के दरमियान एक मुकम्मल बेहतरीन शॉपिंग मॉल, मीरान मॉल। हजारों नहीं, लाखों की आमदनी, सरमाया और मुस्तकबिल दोनों महफूज। मीरान मॉल। तो अभी विजिट करें और अपनी पसंद की दुकान सिर्फ 50% अदायगी पर हासिल करें। मीरान मॉल। अ प्रोजेक्ट ऑफ बिन सादिक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। विजिट करें और बेशुमार तहाइफ हासिल करें। शानदार इफ्तिताह 30 अक्टूबर बरोज हफ्ता। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। रियल एस्टेट मार्केटिंग का एक मोतबर नाम, टीआई मार्केटिंग नेटवर्क। कॉल नाउ 0309 222 9911, 0309 222 9912, 0330 3587 111। देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज चैनल पर। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर उमर फयाज़ खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ख़ास तौर पर अगर वर्किंग पर्सनस के हवाले से बात की जाए या हाउसवाइफ्स की बात की जाए,
तो मुसलसल काम करने की वजह से या मुसलसल बैठे रहने की वजह से या लैपटॉप के यूज़ की वजह से जो मस्कुलर स्पैज़म या रिजिडिटी आ जाती है, तो उससे किस हद तक मुतासर होते हैं वो लोग, और उनका जो ट्रीटमेंट है वो मैनुअल थेरेपी में क्या है? ऐसे कि मस्कुलर स्पैज़म जो है ना, मस्कुलर स्पैज़म बेसिकली एक सेकेंडरी कंडीशन है। असल जो वजह होती है इन सारी प्रॉब्लम्स की और मस्कुलर स्पैज़म्स की, मस्कुलर पेन की, स्पेशली जैसे आपने हाउसवाइफ के हवाले से बात किया, तो वो होती है स्पाइन की मिसअलाइनमेंट्स। ठीक है, हमारी स्पाइन की कुदरत ने एक अलाइनमेंट रखी है। देखिए हर वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा से अलग है। वो स्पाइनल कॉर्ड में एक जैसे तस्बीह में दाने पिरोए जाते हैं, इस तरीके से उन वर्टिब्रास को भी स्पाइनल कॉर्ड में पिरोया गया है। उसमें हर वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के साथ मिलकर एक जॉइंट बनाता है और उसकी एक अपनी एक नेचुरल अलाइनमेंट है। अगर वो अलाइनमेंट ज़रा सी भी 19-20 अपनी जगह से हिलती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है मसल्स के ऊपर और आपके मसल्स में एक डिसबैलेंस डेवलप होता है और फिर वो स्पैज़म में जाने लगते हैं। तो जो असल रूट कॉज होती है प्रॉब्लम की होती है मिसअलाइनमेंट्स मेरे भी रहती हैं, क्योंकि हमारे जिस तरह के रफ एंड टफ लाइफस्टाइल है और एक हमें इतना ट्रैवल करना पड़ता है डेली बेसिस पर, घंटों हमें एक ही पोजीशन में बैठ के या खड़े होकर काम करना पड़ता है। अब इस रूम में हम जितने लोग मौजूद हैं, मैं, आप, आपकी टीम मेंबर्स, इन सब की स्पाइन की मिसअलाइनमेंट्स फ्रीक्वेंटली होती रहती हैं और उन मिसअलाइनमेंट्स को आपको रेगुलर बेसिस पर 2 से 3 महीने में एक बार एडजस्टमेंट करवा के करेक्शन करवानी चाहिए। अगर आप रेगुलर बेसिस पर एडजस्टमेंट करवाते हैं अपनी स्पाइन की, तो कभी भी आपको मसल स्पैज़म डेवलप नहीं होता, कभी भी आपको मस्कुलर पेन नहीं होते, नेक और बैक के इश्यूज़ नहीं होते, आपकी स्पाइन की मोबिलिटी अच्छी रहती है। और हमारे यहाँ जो अनफॉर्चुनेटली जो हाउस वाइफ्स होती हैं, उनका काम क्या है, डेली सुबह उठना, घर के काम काज करना, नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को स्कूल ऑफिस रवाना करना, उसके बाद वो घर के काम मामला, छोटे बच्चों को संभालते उनका पूरा दिन निकलता है। फिर वो सब जो जा चुके थे वो वापस आते हैं, फिर उनके लिए दोबारा से खाने तैयार करना। इसी तरह से उनका पूरा दिन, जिन हाउस वाइफ्स को एक्सरसाइज के लिए, हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए, वॉक के लिए टाइम नहीं मिलता, उनमें नेक और बैक पेन के इश्यूज़ रहते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह हमारे यहाँ जो हाउस वाइफ में होती है बैक पेन की इश्यूज़, मैंने अपनी प्रैक्टिस में कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं फीमेल, तो वो बताते हैं कि जी मेरी जो प्रेगनेंसी थी उसके बाद जब मेरा सी सेक्शन हुआ, तो सी सेक्शन के बाद से मुझे कमर में दर्द रहने लगा। तो मुझे वो जो रीढ़ की हड्डी में उन्होंने सुन करने के लिए इंजेक्शन लगाया था बिफोर डिलीवरी, उसकी वजह से हुआ है। मैं उनको समझाता हूँ कि उससे उसको रिलेट ना करें। हमारे हम 99% खवातीन उसको रिलेट करती हैं एपिड्यूरल इंजेक्शन से, ऐसा ही लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी एक इतना हैवी वेट जो फीमेल कैरी करती हैं और स्पेशली जो लास्ट ट्राइमेस्टर होते हैं उसमें, तो उसकी वजह से वो बैक के मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं, क्योंकि फ्रंट साइड पे इतना वेट होने की वजह से आप अपना पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाते। उसको मेंटेन रखने के लिए आपको अपने बैक के मसल्स पर एक्स्ट्रा लोड डालना पड़ता है और खींच के रखना पड़ता है खुद को, जिसकी वजह से वहाँ पे मसल स्पैज़म डेवलप होते हैं और स्पाइन की मिसअलाइनमेंट्स होती है। एपिड्यूरल इंजेक्शन से कतन नहीं होता। उस बिफोर डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल रिहेबिलिटेशन का एक प्रोग्राम होता है जो कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंड नहीं करते ऐसे ठीक है, क्योंकि फिजियोथेरेपी से पता नहीं बहुत सारे मेजॉरिटी मेडिकल प्रैक्टिशनर को कुछ नहीं करते, अल्लाह वास्ते का कुछ देर है ऐसा ही है। उनको पता भी है कि 1 महीना बिफोर सर्जरी और 1 महीना आफ्टर सर्जरी वो गायनी का पेशेंट अच्छी रिहैब पे चला जाएगा तो उसको ना बैक पेन के इश्यूज होंगे, ना उसको मस्कुलर वीकनेस होगी, और आफ्टर सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी उसकी बहुत अच्छी रिकवरी हो जाती है और वो बहुत जल्दी एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आते हैं। ऐसा ही हमारे कुछ गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो हमारे पास डायरेक्ट अपने पेशेंट रेफर करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, जो उनको बैक पेन के इश्यूज़ हो हम उनको ट्रीट करते हैं। और गायनी के जो पेशेंट्स होते हैं ऑब्वियस सी बात है उनकी कंडीशन नॉर्मल आदमी से डिफरेंट होती है, उसके लिए हमारे कुछ अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह और उनके बैक पेन के इश्यूज़ बिफोर डिलीवरी पोस्ट डिलीवरी सब एक अच्छा पेन फ्री पीरियड रहता है उनका थ्रू आउट। अच्छा सर, यहीं से एक और सवाल थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से बताइए, ख़ासतौर पर जो ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं और बल्कि इसके बाद भी जब देखेंगी इस प्रोग्राम को, सर वो ये है कि नॉर्मली ये बात भी देखी जाती है कि पेल्विक फ्लोर का बहुत ज़्यादा जो है वो शिकायत रहती है पेशेंट्स को, ख़ास तौर पे जो हामला ख़वातीन होती हैं उनको। एक तो ये होता क्यों है, और दूसरा फिजियोथेरेपी में इसका 100% ट्रीटमेंट मुमकिन है कि जब पेल्विक जॉइंट में या पेल्विक मसल्स में कोई मतलब ख़राबी आ जाए या जिसकी वजह से पेल्विक जो है आपका हार्ड हो जाए?
खराबी कोई नहीं आती, यहाँ से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स होते हैं उसमें वीकनेस डेवलप होती है। ठीक है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी वो वीकनेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बात वही कि अगर आपने प्री नेटल और पोस्ट नेटल एक्सरसाइज के प्लान को फॉलो किया, उसमें सारा फोकस ही उसमें 90% फोकस जो वो पेल्विक फ्लोर के मसल्स पे होता है। पेल्विक फ्लोर का मसल स्ट्रांग रहेगा तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आपको एक रिलीफ रहता है। इवन कि आपको डिलीवरी के टाइम के लिए भी उसमें एक बहुत अच्छा, अगर आपका मसल अच्छा है और आपने अच्छी एक्सरसाइज प्रोग्राम को फॉलो किया हुआ है अच्छे से, तो आपकी डिलीवरी भी बहुत इजीली हो जाती है। और पोस्ट डिलीवरी जो आपके पेन्स होते हैं, मस्कुलर वीकनेस के इश्यूज होते हैं, वो सब भी नहीं रहते। और आफ्टर डिलीवरी तो कीगल एक्सरसाइजेज होती हैं जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए की जाती हैं। यूट्यूब पे जो भी हमारी बहनें देख रही हैं, तो यूट्यूब पर आप जाएं, गूगल पर जाएं, आप कीगल एक्सरसाइज लिखें, पोस्ट नेटल एक्सरसाइज लिखें, आपको बहुत मटेरियल मिल जाएगा। और आप बगैर किसी हैजर्ड के उनको फॉलो करें, उससे आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक, अच्छा एक चीज़ जो हमारे यहाँ है, हमारी आवाम में सब्र नहीं है। ये तो बात ठीक है, हम चाहते हैं, मैं भी जाऊँगा ना किसी के पास, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं चाहता हूँ कि बस एक दिन में मेरा ये मसला हल हो जाए, जो कि कई महीनों से चल रहा है। ऐसा नहीं होता। एक्सरसाइज, अगर आपका एक मसल वीक हो गया और वो ग्रेड 4 से ग्रेड 3 में आ गया, तो उसको दोबारा ग्रेड 4 में आने में कम से कम एक यंग एडल्ट में 3 महीने लगते हैं। वो भी उस शर्त पे कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलरली करें। बिल्कुल बिल्कुल, विदिन अ डे या ओवरनाइट या विदिन अ वीक कोई भी चेंज डेवलप नहीं होता एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज का इम्पैक्ट आता है, 100% आता है, लेकिन बहुत ग्रेजुअल होता है और 3 महीने में जाके आपका मसल अपनी जगह पे आता है। ऐसा ही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि ड्राई नीडलिंग के हवाले से ही बातचीत हो जाए, और ख़ास मेरे और आपके उस मौसम की बात हो जाएगी जिसकी वजह से आप एक ड्राई नीडलिंग प्रैक्टिशनर जो है वो कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ड्राई नीडलिंग है क्या, इसके कितने क्विक रिजल्ट्स हैं, और फिर उसके बाद आप बताइएगा कि वन एंड द ओनली बॉस आबिद मेहदी काज़मी साहब के बारे में। बिल्कुल, ड्राई नीडलिंग यहाँ से एक मॉडर्न यूरोपियन टेक्निक है, और मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम में इसका जो रिजल्ट्स हैं, लाइक ड्राई नीडलिंग वर्क्स लाइक मैजिक। ठीक है, और मस्कुलर नॉट्स को क्लियर करना हो, ट्रिगर पॉइंट्स को, जो मस्कुलर स्पैज़म्स होते हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त और इमीडिएट रिजल्ट्स हैं। राइट आफ्टर द सेशन जो है ना, पेशेंट एक्सपीरियंस करता है कि उसकी रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हो गई, उसकी मसल लेंथ इंप्रूव हो गई। और रही बात प्रैक्टिस की हमारे यहाँ, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक ये बदनसीबी है हमारी कि यहाँ कोई अगर एक टेक्निक जो है वो हिट हो रही है और वो अच्छा रिजल्ट दे रही है, तो उसकी देखा देखी ना जिसको देखो वो उसके पीछे पड़ जाता है। उसकी कॉपीज़ बहुत आ जाती हैं। उसकी कॉपीज़ बहुत आती हैं, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो बच्चे नहीं हैं जो आजकल इवन के ग्रेजुएट भी नहीं हुए, और अगर हुए भी हैं तो फ्रेश ग्रेजुएट से, लेकिन अपने पास ना एक ड्राई नीडल्स का एक बॉक्स रख के घूमते हैं, और पेशेंट उनसे जहाँ कहेंगे यहाँ दर्द है मुझे, तो वो वहाँ नीडल लगा देते हैं, यहाँ दर्द है यहाँ नीडल लगा देते हैं। उनमें से बहुत सारों को पता ही नहीं होता कि मैं नीडल डाल रहा हूँ तो नीडल डालने का पर्पस क्या है, मुझे इससे रिजल्ट क्या लेने हैं, किस चीज़ को मैं हिट कर रहा हूँ। दे जस्ट डोंट दे ओनली नो कि पेशेंट ने कहा यहाँ दर्द है तो मुझे यहाँ पर 1-2 नीडल्स लगा देंगे। और इसकी वजह से ये आम आदमी का इस टेक्निक और इस जादुई टेक्निक के ऊपर से ना एतमाद ख़त्म हो रहा है। मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ, मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं उनको असिस्ट करता हूँ, और उनको जब मैं बताता हूँ कि जी अब मैं आपको ट्रीटमेंट पे ले रहा हूँ, पेशेंट सवाल करते हैं कि सर आपका वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं इस तरह से मैं ड्राई नीडलिंग करूँगा, मैं काइनेसियो टेपिंग करूँगा, मायोफेशियल। तो वो छूटते ही मुझसे कहते हैं सर नहीं नीडल्स नहीं। क्यों नहीं? वो तो मैं एक जगह जा रही थी फिजियोथेरेपी करवाने, तो उसने मुझे 15 दिन तक नीडल्स लगाई, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं आया। तो हम अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि जहाँ से इसने नीडल्स लगवाई है वला अलम किसने लगाई, और कई दफ़ा तो उन्होंने नाम भी बताया और मैं पहचाना भी कि किसने लगाई। वो बहुत जूनियर्स होते हैं, बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स, जिनका कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन वो नीडल का बॉक्स लेके घूमते हैं। और उन बच्चों की भी गलती नहीं है, उनको इस चीज़ पर लगाने वाले हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं हमारी कम्युनिटी में जो 2-2 हज़ार 1-1 की वर्कशॉप के चक्कर में जो है ना इस फील्ड का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। 3rd ईयर के और 4th ईयर के स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी तक क्लिनिक्स की शक्ल नहीं देखी, उनको 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार फीस हिंडने के चक्कर में उनको बुला के इनरोल करते हैं, उनको अपने सामने नीडल्स लगवाते हैं और उनको बोलते हैं जाओ बेटा करो, यू आर एलिजिबल टू डू इट। जबकि ये नहीं है। ड्राई नीडलिंग में रिस्क फैक्टर्स भी बहुत होते हैं। एक गलत तरीके, एक नीडल आपने गलत एंगल से इंसर्ट की और आपने पेशेंट के लंग को हिट किया, ऐसे ही उसका रिजल्ट क्या आया, वो फ़ौरन से नेमोथोरेक्स में गया।
आपको पता होना चाहिए कि मैं किस साइज़ की नीडल यूज़ कर रहा हूँ। पेशेंट, अब मेरे पास सेम कंप्लेन के 3 पेशेंट आ जाए, लेकिन उन तीनों की जसामत में फ़र्क है, तो मैं उन तीनों पे डिफरेंट साइज़ की नीडल यूज़ करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही नीडल से सबको हिट करूँगा। आपके ऊपर कुछ और लेंथ की नीडल यूज़ होती है, इन पे कुछ और लेंथ की नीडल यूज़ होगी। बच्चों को नहीं पता, वो बस एक साइज़ की नीडल रखे हुए और हर समझे वो गधे घोड़े गए की हिसाब है, जिसको देखो वही नीडल लगा रहे हैं। और लगा भी इसलिए रहेंगे, बस पेशेंट ने कहा यहाँ दर्द है तो यहाँ नीडल लगा दो तो आराम आ खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। सही। और पेशेंट, हम भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हमारे रिजल्ट्स जो आते हैं ट्रीटमेंट के अल्हम्दुलिल्लाह, वो सिर्फ नीडल से नहीं आते, नीडल के साथ और भी बहुत सारी टेक्निक्स है जो हम यूज़ करते हैं। जाहिर बात है, जो आपने तस्करा किया, जब हम शो से पहले भी बात कर रहे थे सर, तो कपिंग थेरेपी के हवाले से आपने बहुत तस्करा किया, तो मैं चाहूँगा कि सर इसका अभी हमें बताइए कि इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है और फिजियोथेरेपिस्ट से क्यों यूज़ करते हैं। कपिंग थेरेपी, मैंने आपसे जैसे कहा कि कपिंग थेरेपी का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड, कि आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन मौजूद है उसको रिमूव किया जाए। तो टॉक्सिन बेसिकली क्या है, टॉक्सिन का इंटेक हमारी बॉडी में अपना एक मैकेनिज्म है जो उसकी फिल्टरेशन करता है। लेकिन आजकल चूँकि जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं, जो एनवायरनमेंट है, टॉक्सिन का इंटेक हमारा इतना ज़्यादा है कि हमारा वो जो बॉडी में एक मैकेनिज्म है उसको फ़िल्टर करने का, वो उसके आगे बेचारा फेल हो गया, वो उसको फ़िल्टर नहीं कर पा रहा पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि हम जिस आलूदगी में हम रह रहे हैं, जो पोल्यूशन है, उसमें हम डेली बेसिस पर अच्छा खासा टॉक्सिन का हमारा इंटेक है। हम जो मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, धड़ाधड़ खाते हैं हर जगह, वो मुर्गियाँ देखें ना, वो 10 दिन में चूज़े से मुर्गी तैयार हो जाती है। उनको जो खुराक दी जाती है, उस खुराक के थ्रू उनकी गोश्त में वो टॉक्सिन हम तक पहुँच रहा है। ऐसे ही इसी तरह से हम जो दूध खुला इस्तेमाल करते हैं, तो उस दूध में टॉक्सिन आ रहा है। क्यों? क्योंकि भैंस की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूध की उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं। उन इंजेक्शन के थ्रू वो सारा केमिकल उस मिल्क में ऐड होकर हमारे पास पहुंच रहा है, वो हमारा टॉक्सिन का इंटेक हो गया। ऐसे ही तो हम इतना सारा टॉक्सिन डेली बेसिस पे ले रहे हैं, हमारी बॉडी का जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो उसके आगे फेल है। तो कपिंग तो मैं कहूँगा, अगर किसी को दर्द की शिकायत नहीं भी होती तो उसको महीने में एक बार कपिंग का एक सेशन लेना चाहिए, ताकि वो टॉक्सिन जिस हिसाब से वो ले रहे हैं उसी तरीके से वो फिल्टर भी होता रहे, बॉडी से निकलता रहे। और टॉक्सिन का रिमूवल अगर रेगुलर बेसिस पे होता रहेगा, टॉक्सिन बेसिकली एक ऐसी एक गैर ज़रूरी चीज़ है जिसने बॉडी में स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर उसको हम रिमूव कर देंगे तो वो स्पेस जो टॉक्सिन ने पकड़ा हुआ है उसकी जगह कुछ अच्छे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स आएंगे, अच्छी न्यूट्रिशन वहाँ पहुँचेगी हर ऑर्गन को, प्रोटीन्स आएंगी, ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई होगी और हमारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग अच्छी होगी। ठीक। अच्छा, तो बॉस का तस्करा रह गया जी सर, सैयद आबिद मेहदी काज़मी, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पेशेंट्स के सामने भी, हमने कहीं पे भी हमें शर्मिंदगी नहीं, हमने फ़ख्र से अपने आप को उनका शागिर्द कहलवाया है। ऐसा ही और ऐसा ही। अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। कभी अक्सर ऐसा पेशेंट ऐसा होता है बॉस, माजरत के साथ, कि अक्सर हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे भी पहुँचते हैं जो हमें बताते हैं कि जी मैंने डॉक्टर आबिद मेहदी काज़मी को भी दिखाया था। तो मैं बड़े प्राउड से उनको कहता हूँ कि जी वो तो हमारे गुरु हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमने उनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा है। और हमें भी बड़ा, हमारे बॉस माशाल्लाह से एक बहुत ही प्यार करने वाले और बहुत मीठे इंसान हैं। और अक्सर इवेंट्स पे हमें भी जब इंट्रोड्यूस वो कराते हैं तो हमारा भी सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है। ऐसा ही वो एक अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कराते हैं और हमारी जो प्रैक्टिस है, जो हमने उन्हीं से सीखा है और आगे उसको प्रमोट किया है, तो उसको बड़े अच्छे लफ्ज़ों में लोगों के सामने बयान करते हैं। तो बॉस बहुत ही एक कीमती सरमाया है हमारी फिजियोथेरेपी कम्युनिटी का। ऐसा ही है। और पाकिस्तान क्लेम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं 2002 से उनको जानता हूँ, उनके साथ काम किया, कि ही इज़ द पायनियर मैनुअल थेरेपिस्ट ऑफ पाकिस्तान। आज बड़े लोग क्लेम करते हैं, कोई कहता है मैंने ऑस्ट्रेलिया से डिग्री लिया, कोई कहता है ये किया वो किया, बट हम जानते हैं कि वो पायनियर है। मैनुअल थेरेपी में जो काम उन्होंने 2003 और 4 में शुरू किया था, वो बाद में लोगों ने 2010 और 11 में जाके सीखे। सही। तो हमने तो ख़ुद उनको चीज़ें ला के दी। और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं 2004 में ज़ियाउद्दीन में था, तो उस दौरान एक दफ़ा मुझसे उन्होंने कहा कि यार मुझे कार की सीट बेल्ट चाहिए। तो मैं हैरान भी हुआ कि उन्हें किस लिए चाहिए। तो मैंने इधर उधर अपने कुछ मैकेनिक दोस्त उनको बोला और उन्होंने कार की सीट बेल्ट मुझे शेरशाह से ला के दी। तो वो जब हमने उनको दी तो 2 दिन बाद जब वो आए तो उनके पास 4-5 उन्होंने बेल्ट्स बनाई हुई थी उससे स्टिच करके। ओह। तो जब हमने पूछा बॉस ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये मूलीगन बेल्ट्स हैं।
मूलीगन का उस वक्त हमें पता भी नहीं था कि मूलीगन होता क्या है। मूलीगन एक मैनुअल थेरेपी की टेक्निक्स हैं, बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही कारआमद। और उस ज़माने में नया मूलीगन का कोई कॉन्सेप्ट था, ना कोई जानता था। और जो मूलीगन के ओरिजिनल बेल्ट थे उनका भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले, लेकिन उन्होंने उस वक्त 2004-05 में हमसे बेल्ट्स मंगवाई, कार की सीट बेल्ट, और उससे उन्होंने मूलीगन बेल्ट्स बनाई। फिर हमें बिठा के हमारे ऊपर प्रैक्टिस करते थे, हमें सिखाते थे। तो हमने तो देखा है सब। तो अगर कोई कहता है कि मैं पाकिस्तान का पहला मैनुअल थेरेपिस्ट हूँ, तो आई विल गिव हिम अ बिग शिट। और हमने देखा है हमारे गुरुजी अल्हम्दुलिल्लाह पायनियर हैं और पायनियर ही रहेंगे, और वो हर काम में दूसरों से 5-6 साल आगे ही रहते हैं। ऐसा ही जो काम वो शुरू करते हैं वो उनके 5-6 साल बाद दूसरे लोग शुरू करते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि मेरी तरफ से आप एक रिक्वेस्ट भी कर दें, क्योंकि मैं 1-2 लोगों से पहले भी करवा चुका हूँ, एक आप भी कर दें प्लीज़, कि बॉस से कहें मेरे शो में बॉस आपने यासिर के शो में ज़रूर आना है। और ये मैं आपसे यहाँ भी कह रहा हूँ, ऑन एयर भी, और इंशाल्लाह मैं 2-3 दिन में आपके पास आ रहा हूँ, तो मैं दोबारा से आपको खुद से कहूँगा, यासिर के ब्याह पे मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि मेरी इन्विटेशन को आप रद्द नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि अब चूँकि इस वक्त हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं, तो करियर का सर कोई ऐसा यादगार वाक़या डॉक्टर साहब के जो अक्सर याद आता हो? यार वो अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल का कैरियर है और वाक़यात से भरा हुआ है। बस कोई एक वाक़या ऐसा हो कि जो बड़ा वाक़या कैसा लाइक कुछ पेशेंट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से, यानी करियर से मुताल्लिक होना चाहिए सर। लेकिन करियर से मुताल्लिक यही है कि जो मेरी लाइफ में जो अगर मैं कहूँगा कि एक जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा चेंज डेवलप हुआ था कि मैं ज़ियाउद्दीन आज़माबाद से मैंने अपना करियर शुरू किया था आफ्टर ग्रेजुएशन। और मुझे कहते हुए बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती कि जब मैंने ग्रेजुएशन किया 2002 में, तो उसके बाद मैं 1.5 साल तक बेरोज़गार रहा। और मैंने कराची का कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं था जहाँ मैंने CV ड्रॉप नहीं की, लेकिन चूँकि मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, ना मेरी कोई पॉलिटिकल सोर्स थी, ना मेरे वालिद साहब जो कि एक छोटी सी जॉब करते थे जिन्ना हॉस्पिटल में, ना उनके इतने रिसोर्सेज थे। तो 1.5 साल तक स्ट्रगल किया, कराची के हर हॉस्पिटल में CVs ड्रॉप की, लेकिन कोई सोर्स नहीं थी, जॉबलेस था। तो फेडअप हो गया। फेडअप इतना हुआ कि मैंने 1.5 साल के बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ वार्ड बॉय मैंने नौकरी की, जो कि मैंने 7-8 महीने तक की। और उस वक्त वो मुझे 1200 रुपये देते थे 1 महीने की सैलरी, जो कि नाइट शिफ्ट की ड्यूटी थी एज अ वार्ड बॉय। वार्ड बॉय का काम आप सबको पता है क्या होता है। उसके बाद एक ज़रिया बना, ज़ियाउद्दीन में मेरी जॉब शुरू हुई। ज़ियाउद्दीन में अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल जॉब किया, आबिद भाई के साथ काम किया, सीखा, बहुत कुछ किया। और तो मेरा जो कहते हैं ना वो ट्विस्टिंग पॉइंट होता है स्टोरी में, तो मैं जब NMC का मुझे पता चला कि नेशनल मेडिकल सेंटर कराची में एक फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने सोचा मैं जाता हूँ। मैंने जाके वहाँ मिला। उस वक्त वहाँ पर डॉक्टर आमना भट्टी जो कि यूएस क्वालिफाइड कायरोप्रैक्टर हैं, और मेरा उनके साथ एक बहुत तवील साथ रहा है। अभी रिसेंटली हम लोग अलग हुए हैं क्योंकि वो वहीं पे होती थी। तो शी इज़ नाउ वर्किंग ऑन इन OMI हॉस्पिटल, और मैं अपना क्लिनिक कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप पर OMI का होने का शुबा भी जाहिर किया गया था। जी बिल्कुल वो तो खैर जब मैं NMC गया, उन्होंने मेरी CV देखी, और CV देख के जैसे उन्होंने देखा कि 5 साल का ज़ियाउद्दीन का एक्सपीरियंस, तो उन्होंने मुझसे कहा कि उमर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपको इंटरव्यू करूं। आपका 5 साल का ज़ियाउद्दीन का एक्सपीरियंस है, और ज़ियाउद्दीन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बड़ा हॉस्पिटल है, आपने 5 साल वहाँ गुजारे, तो आप ज़रूर आप में कुछ होगा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपका इंटरव्यू करूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आएँ और 1 हफ्ता हमारे साथ यहाँ गुजारें, और सिर्फ एनवायरनमेंट देख लेंगे आप इसमें एडजस्ट हो सकते हैं कि नहीं, बाकी मेरी तरफ से आपको वेलकम है। तो खैर ज़ियाउद्दीन छोड़ने वाला वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो था कि लाइक मेरे सारे कोलीग्स, इवन आबिद भाई से मैंने 1 हफ्ते के बाद हाथ जोड़ के मिन्नतें करके रेजिग्नेशन पे साइन करवाया था। वो मुझे जाने नहीं दे रहे थे। और हमारे वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट होते थे जुनेद, वो एक वाहिद बंदा था जो मुझे कहता था कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप जाओ। उसके अलावा मेरी फैमिली में से, मेरे इन-लॉज़ में से, मेरे कोलीग्स में से किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा। तो खैर वो मेरा अकेले का डिसीजन था, मैंने लिया, मैं आया, NMC आया। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी मार्केट थी फिजियोथेरेपी के लिए, और डॉक्टर आमना बहुत ट्रस्ट करती थी। उस वक्त वो हमारी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थी, और उन्होंने फ्री हैंड दिया, हमने काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल मेडिकल सेंटर फिजियोथेरेपी का
को इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सब फिजियोथेरेपी कम्युनिटी जानती है और हमने उसके लिए बड़ी मेहनत की, हमारी पूरी टीम ने। और अब तो चूँकि मैं NMC का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआएं हैं कि NMC का फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे हमने छोड़ा था और इसी तरह से एक अच्छी पोजीशन मेंटेन रखे फिजियोथेरेपी की मार्केट में। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे चाहूँगा कि मुख्तसरन आप ये भी बताएं कि आपका जो क्लिनिक है डॉक्टर उमर पेन रिलीफ क्लिनिक, एक तो ये इसकी लोकेशन क्या है, आप वहाँ कब तक अवेलेबल होते हैं, तो कोई अगर आपको अप्रोच करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? जी बिल्कुल, मेरा जो अपना क्लिनिक है डॉक्टर उमर पेन रिलीफ क्लिनिक, ये हमने तकरीबन 8 साल पहले शुरू किया था और हमारी क्लिनिक की लोकेशन क्लिफ्टन ब्लॉक 5 नूरजहां मार्केट, कराची ग्रामर स्कूल की बैक साइड पे। और वहाँ पर जो हमारे क्लिनिक आवर्स हैं वो पूरा मंडे टू सैटरडे 3 PM to 9 PM और अपॉइंटमेंट बेस्ड होता है। और मैं चाहूँगा, मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स भी दूंगा कि अगर आप इस इंटरव्यू को आप एडिट करें तो उसमें बीच में आप वो क्लिप्स थोड़े से ऐड कीजिएगा। ज़रूर 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 ज़रूर। जो बातें हमने वर्बली की हैं, मैं चाहता हूँ लोग उसको देखें भी, उन टेक्निक्स को देखें, क्योंकि आजकल मैं इस पर अपने यूट्यूब चैनल से भी कई वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ। कराची की मार्केट में आम आदमी को लूटा जा रहा है, बहुत दर्द के नाम पे, पेन के ट्रीटमेंट के नाम पे लूटा जा रहा है लिटरली। और एक तूफान बदतमीज़ी मचा हुआ है कि लाइक आप गूगल पे लिखें कायरोप्रैक्टर इन कराची, आपको एक लंबी लिस्ट मिलेगी, जिसको देखो वो कायरोप्रैक्टर बन के बैठा हुआ है और उसमें से आधे से ज़्यादा हुए जो अपने घरों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सही है, लाइक उनमें इतनी वो नहीं है कि वो अगर क्वालिफाइड हों तो वो बाहर बैठे कहीं अपना बोर्ड लगाएं, वो घर के अंदर छुप के प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस जस्ट गूगल से पेशेंट्स को घेरते हैं और बुलाते हैं और 10-15 हज़ार रुपये एक सेशन के चार्ज कर रहे हैं। ऐसा ही और सिर्फ क्रैकिंग करते हैं, आपको लेटाएंगे, आपकी कमर से 2 पटाखे निकालेंगे और आपको कहेंगे जी आप खड़े होकर देखें कैसे। तो डेफिनेटली आपकी बैक को मैं अगर क्रैक करता हूँ तो आपको इमीडिएट तो बहुत अच्छा फील होगा, लेकिन 2 दिन बाद आप फिर वहीं खड़े होंगे। सही बात। क्योंकि आपके मसल्स को मैंने ट्रीट नहीं किया। हमारी प्रैक्टिस में हमारा सारा फोकस जो है वो मसल्स पे रहता है, क्योंकि मसला शुरू तो स्पाइन से होता है, लेकिन उसके बाद अगर आप करेक्शन की तरफ जाते हैं, जब तक आप मसल्स को बिल्कुल ओके नहीं करेंगे, आप स्पाइन के साथ कुछ भी कर लें, 2 दिन बाद आपका पेन फिर वहीं पे होगा। तो मेरी आम पब्लिक से गुजारिश है कि आप लोग जाएं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास आएँ, कहीं भी जाएं, लेकिन अच्छी रिसर्च करके जाएं और क्वालिफाइड लोगों के पास जाएं, ताकि आपकी स्पाइन, आपकी नर्व्स महफूज रहें और आपका पैसा भी इतनी बेदर्दी से ज़ाया ना हो जैसे लोग आपको लूट रहे ना। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम एक क्वालिटी ट्रीटमेंट करते हैं, हम ड्राई नीडलिंग कर रहे हैं, हम मायोफेशियल रिलीज़ कर रहे हैं, हम काइनेजो टेपिंग अप्लाई करते हैं, जहाँ कपिंग की नीड हो वो भी करते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं। एंड आई चार्ज ओनली 3000 पर सेशन, जिसमें आधे से ज़्यादा अमाउंट जो है वो हमारी ट्रीटमेंट कॉस्ट पड़ती है हमें। ऐसा ही। लेकिन चूँकि हमारा जज्बा जो है वो खिदमत का है, हमने इस चीज़ को बिज़नेस नहीं बनाया, वो अलग बात है। देखें, आपका और मेरा उसका जो प्रोफेशन होता है उसकी रोज़ी उसी से वाबस्ता है। तो हमने अपना घर भी चलाना है, तो उसके लिए हमने कुछ कमाना भी है। हम नो प्रॉफिट नो लॉस की बेस पे काम नहीं कर सकते, इस पोजीशन में तो नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रात को इत्मीनान से सोते हैं कि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, हमने किसी को लूटा नहीं, हमने जो जायज़ हमारा अमाउंट बनता था हमने वो चार्ज किया पेशेंट को, और उस पेशेंट को रिजल्ट्स के साथ भेजा। बिल्कुल पेशेंट को रिलीफ के साथ वापस भेजा। और मेरी पूरी कोशिश होती है यासर कि मेरी क्लिनिक पर जो 70+ एज के जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, तो अगर कंसल्टेशन हो या ट्रीटमेंट हो या जो भी मैं उनके लिए कर सकता हूँ मैं करता हूँ। बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको चार्ज नहीं करता, 70+ पेशेंट्स को मैं चार्ज नहीं करता, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देखता हूँ। इवन का ये बात पहले से तय नहीं होती उनसे, उनके लिए सरप्राइज़ होता है, लेकिन जब वो आते हैं और वो जाते हैं काउंटर पे पेमेंट के लिए तो मैं मना कर देता हूँ। क्यों मुझे इन लोगों की मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए। सही बात। और वो भी एक बहुत ज़रूरी है, मेरा वो भी कमाना बहुत ज़रूरी है, सरमाया है। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं 70+ को नहीं देता, उनको देखता हूँ, लेकिन उनसे मैं चार्ज नहीं करता, और उनकी फ़ीस जो है वो सिर्फ उनकी दुआएं बस। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त चूँकि हम बिल्कुल ही आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें। मैं फिर वही बात दोबारा रिपीट करूँगा कि मुझे अंदाज़ा है जो लोग दर्द में होते हैं, पेन में एक इंसान है ना, तो उसको कोई कुछ भी कहे कि आप ये ट्राई कर लो तो वो ज़रूर उस तरफ जाता है। लेकिन आप ख़ुद माशाल्लाह हमारी कराची की जो आबादी है मोस्टली एजुकेटेड है, अच्छी अवेयर्ड है। आजकल मोबाइल फ़ोन लैपटॉप सबकी दस्तरस में है, आप गूगल करें, रिसर्च करें, किसी भी प्रैक्टिशनर के पास जाएँ, डायरेक्ट जाते हैं उनसे ट्रीटमेंट न करवाएँ। पहले सेशन में आप सिर्फ कंसल्टेशन लें,
आपको कंसल्टेशन में ही पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में। अगर आपको लगता है, आपका दिल मुतमईन है कि सामने जिसके पास मैं ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ वो क्वालिफाइड है और वो जो काम करता है उसको समझता है, तो उसके सामने आपने लेट नाइट ट्रीटमेंट के लिए, वरना खुदा रहा ऐसे लोगों से बचें। क्वैक्स की भरमार है इस वक्त कराची में, और मैंने ये भी देखा है कि गुलशन, नाजमाबाद, इन साइट्स के ऊपर क्वैक्स बेतहाशा भरे पड़े हैं जो कायरोप्रैक्टर के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे और उनसे पैसा बटोर रहे हैं। हमारी क्लिफ्टन और डिफेंस की मार्केट में ये एक अच्छी बात है कि वहाँ पर क्वैक्स चलते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आता है वो हाईली एजुकेटेड होते हैं, अवेयर्ड होते हैं और अपनी प्रॉब्लम के बारे में पूरी रिसर्च करके आते हैं। वो जब हमसे डिस्कशन करते हैं और हमसे सवाल जवाब करते हैं अपने मसले के बारे में, तो हमें यूँ नहीं लगता कि वो पेशेंट है, हमें लगता है वो डॉक्टर है। वो मेडिकल टर्म्स यूज़ करके हमसे सवाल करते हैं। तो ऐसे लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो आप प्लीज़ बस ट्रीटमेंट के वक्त अच्छे से रिसर्च करके जाएं और काउंसलिंग के दौरान, कंसल्टेशन के दौरान उनसे ज़रूर आप सवाल जवाब करके उनको परखें। ठीक, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने टाइम दिया। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर उमर फयाज़ ख़ान, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए हेल्थ इज़ लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर।